अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, ये चैप्टर का नाम ही एक डेफिनेशन है कि जो फोर्स का इफ़ेक्ट होता है कि फोर्स के इफ़ेक्ट डिफरेंट होते हैं। टर्निंग इफ़ेक्ट भी होता है और कभी फोर्स एक्सेलरेशन भी करती है, कभी डिसेलरेट भी करती है, रिटार्डेशन पैदा करती है। तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो बच्चे, नोट्स बनाने से पहले आपने यही आपने रजिस्टर उठाना है, वहाँ पे चैप्टर का नाम लिखना है और ये चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाना है कि आप जो पेज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कंसेप्चुअल हैं, एनालिटिकल हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन हैं। आगे आपकी एक्सरसाइज भी मौजूद है, उसको भी देखते जाना है, तो आपके क्वेश्चन ये बनते जाएंगे। तो इससे ये है कि बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, एमसीक्यू भी कवर हो जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिफाइन फोर्स। वो राइट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इज इट वेक्टर, इज इट वेक्टर और स्केलर। ये फोर्स वेक्टर है या स्केलर है, हम इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन करते हैं। फोर्स क्या कर सकती है बच्चे? सिंपल अगर आप समझना चाहें तो फोर्स तीन काम करती है। या तो अगर रेस्ट वाली बॉडी है उसको मोशन में ला सकती है। अगर बॉडी मोशन में है तो एक और आगे फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट पे ले जा सकते हैं। थर्ड ये है कि फोर्स जो है वो मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, उसको टर्न कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में। जैसे कोई क्रिकेटर है या फुटबॉलर है, आप देखते हैं जब वो प्लेग्राउंड में होते हैं तो बॉडी को, क्रिकेट बॉल को या जो फुटबॉल होता है उसको डिफरेंट डायरेक्शन में डिसीव करते हैं अपने अपोनेंट को। वो समझता है कि शायद बॉल को इधर फेंकेगा या फुटबॉल को कहीं फेंकेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में फेंक देता है, क्योंकि उसने फोर्स ऐसी अप्लाई की होती है कि वो बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। इसलिए अगर कोई बॉल मूव करती आ रही है या फुटबॉल मूव करता आ रहा है तो आगे से जो प्लेयर है वो उसको ऐसे ट्रीट करता है कि उसको स्टॉप कर देता है। या बॉडी, जैसे फुटबॉल है, उस अगर रेस्ट पे है तो उसको किक लगाएगा तो वो मोशन में चली जाएगी। इसी तरह आप इस डिस्कशन से ये सीख सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या कर सकती है, पुश कर सकती है या पुल कर सकती है। जैसे हम अपने डोर को क्लोज या ओपन करते हैं, दैट स्टार्ट, स्टॉप, या तो स्टार्ट कर सकती है या स्टॉप कर सकती है। आज चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, या किसी बॉडी की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकती है। जैसे कि मैंने पहले बोला है कि बॉडी मूविंग है तो उसको स्टॉप कर सकती है। मीन बॉडी कुछ वेलोसिटी से आ रही थी, उसकी कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकती है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है या किसी और स्पीड से, तो हम आगे से फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसकी 25 मैग्नीट्यूड को ज़ीरो कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड। और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक क्रिकेटर है तो बॉल किसी स्पीड से आ रही है तो उसको किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। नेक्स्ट बच्चे, फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? अभी हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इस चीज़ पे, ये क्या चीज़ है अभी इसको डिस्कस नहीं किया, सिर्फ देख रहे हैं कि फोर्स का इफेक्ट्स क्या होता है। तो फोर्स पहले समझाइए आपको, अब हम इसके इफेक्ट्स देखते हैं क्या होता है, देन ये देखेंगे कि ये ओवरऑल जो टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये क्या चीज़ होती है। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है बच्चे? ऊपर वाली डिस्कशन से आपको समझ आ गई होगी कि फोर्स क्या काम कर सकती है। फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन या डिसलेरेशन इन द बॉडी, या बॉडी को एक्सेलरेट कर सकती है। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो उसको ज़्यादा अगर उसकी स्पीड बढ़ाएं तो बॉडी आगे को जाती है, तो एक्सेलरेशन इसको कहता है। वेलोसिटी बॉडी की चेंज होती है। मीन चेंज कैसे होती है कि उसकी वेलोसिटी टाइम के लिहाज से बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती है, तो इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। और डिसलेरेशन कैसे कहते हैं कि अगर आपने बॉडी की वेलोसिटी को कम कर दिया है, रेस कम दे रहे हैं, बॉडी आहिस्ता आहिस्ता रुकना चाह रही है, तो इससे बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन अब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो इस वजह से अगर बॉडी की वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही हो तो हम उसे डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो इस ये है तरीका कि फ़ोर्स क्या कर सकती है। आप किसी बॉडी पे फ़ोर्स अप्लाई करते हैं और ज़्यादा फ़ोर्स बढ़ाते चले जाते हैं, हम इस पे फ़ोर्स बढ़ाते चले जाएँगे तेज़ी से, तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। और अगर ये मूव कर रही थी तो हम इसको स्टॉप करना चाहेंगे, तो इसमें रिटार्डेशन पैदा हो जाएगी। तो ये फ़ोर्स के इफ़ेक्ट्स हैं।
फोर्स किसी बॉडी को टर्न कर सकती है, वो पहले भी आपको बताया है। जैसे बच्चे आप डोर जो है उसको ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं, आप कैसे फ़ोर्स अप्लाई करते हैं, पुश या पुल करते हैं, लेकिन फ़ोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं करती, वो बॉडी टर्न हो जाती है। जैसे लेट्स सपोज़ ये डोर की है, आपने फ़ोर्स इधर अप्लाई तो ये बॉडी टर्न हो जाएगी ऐसे यूँ। तो हालाँकि फ़ोर्स बिल्कुल ऐसे अप्लाई की है आपने, यूँ, लेकिन ये जो बॉडी है ये ऐसे टर्न हो गई है, तो ये बॉडी का टर्निंग इफ़ेक्ट होता है। इसको बेहतर अंदाज़ में हम ये भी समझ सकते हैं, यहाँ पे ये बॉटल है, आपने फ़ोर्स इधर अप्लाई करनी है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, फ़ोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, तो ये बॉडी का टर्निंग इफ़ेक्ट है। इसी तरह फ़ोर्स हम ऐसे अप्लाई करें इस डायरेक्शन में फ़ोर्स अप्लाई करें तो ये ऐसे, लेकिन बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, वो टर्न कर रही है। इसको फ़ोर्स का टर्निंग इफ़ेक्ट कहते हैं। इसी का नाम ही टॉर्क है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डिफाइन पैरेलल फोर्सेस, राइट इट्स टाइप्स, एक्सप्लेनेशन। पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? जैसे नाम से पता है बच्चे, पैरेलल फोर्सेस कहते हैं जो आपस में पैरेलल हों। अब पैरेलल का कॉन्सेप्ट कैसे समझ आ जाएगा? वर्डिंग तो आपको पता चल गया, अच्छा ये पैरेलल है, लेकिन पैरेलल जो है वो क्या चीज़ होती है? अगर फोर्सेस पैरेलल है तो उसका क्या मतलब है? ये देखना है आपको। पैरेलल बच्चे बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप ये 2 मार्कर देख रहे हैं, ये आपस में पैरेलल हैं। इनकी डायरेक्शन आप ये कंसीडर करें ऐसे जिधर कैप है, और पैरेलल फोर्सेस के बीच में एंगल ज़ीरो होता है। अब यहाँ से एंगल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आना चाहिए। एक बात बच्चे याद रखें, मेरे लेक्चर में आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे इंशाल्लाह, तो वो चीज़ें आगे आके आपके काम आएँगी। बेसिक कांसेप्ट जो भी होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये बिल्कुल क्लासरूम जैसा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, और आप यहाँ से नोट्स बनाएँ, उसको लिखें और फिर बार-बार समझें। और ये जब आपकी हैबिट बन गई कि हमने वो लेक्चर सुनना है, लिखना है और उसको समझना भी है, तो इंशाल्लाह आपको फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप स्टार्ट करते हैं कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। पैरेलल फोर्सेस का मतलब है बच्चे कि फोर्सेस आपस में पैरेलल है। इसका मतलब है वो आमने-सामने हैं दोनों, ऐसे जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, ट्रेन की रेलवे ट्रैक होता है उसको आप ज़हन में ला सकते हैं, या 2 सड़कें जैसे वन वे वाली होती हैं आपस में पैरेलल हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल है जैसे मैंने मार्क कर रखी हुई हैं। इसी तरह आप ये चेक करें कि ये पैरेलल जब मैं कहता हूँ तो पैरेलल फोर्सेस के बीच में एंगल ज़ीरो होता है। अगर एंगल ज़ीरो होता है तो एंगल ज़ीरो कब नहीं होता, फिर वो कैसे होता है? तो ये गौर कीजिएगा, एंगल क्या चीज़ होती है? सबसे पहले एंगल का कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके किसी भी टॉपिक के आपको पता नहीं चलेगा तो वो मेन टॉपिक भी समझ नहीं आएगा। तो आप ऐसे ही पढ़ रहे होंगे जैसे रिवायती तरीकाकार पहले भी है, आप पढ़ते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिशनल जो स्टडी है उसको छोड़ दें, आप प्रैक्टिकल स्टडी में आएँ। जो वर्डिंग आप पढ़ते हैं उसकी एक-एक वर्ड को समझें। हर चीज़ को आपके समझने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उसमें बेसिक चीज़ें पेंडिंग होती है। वो बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है अच्छा वहाँ से यहाँ तक तैयार करना, ये डेफ़िनिशन है, ये फलाँ है, बस हो गया। नहीं, अब बच्चे कॉम्पिटिशन का दौर है। बड़े ही सोच बनाएँ, समझा करें हर चीज़ को, खुद से पढ़ा करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। आप पैरेलल एंगल की बात कर रहे थे। एंगल क्या होता है? एंगल के लिए 2 रेज़ चाहिए। 2 रेज़ का मतलब मेरे चैप्टर नंबर 2 में कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर में मैंने बता दिया है। वेक्टर क्या चीज़ होती है? वेक्टर एक लाइन सेगमेंट होती है बच्चे, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक आप समझें, और लेट्स सपोज़ आप इसको एक एरो हेड का नाम दे देते हैं, ये एरो हेड है। जी। अब 2 वेक्टर, 2 रेज़ मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अब ये 2 रेज़ हैं और एक ही कॉमन पॉइंट है इनका, तो ये एंगल बनाती हैं यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह अब जैसे-जैसे ये मूव करेंगे, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और जैसे आप इसको बिल्कुल अपोज़िट कर देंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ से ऐसे और दरमियान में ऐसे लाइन ड्रा करें परपेंडिकुलर, तो 90, 90, 90, 90, 360 बन जाएँगे, और ये 2 अपोज़िट जो रेज़ होती हैं उसमें 180 डिग्री बनता है। इसी तरह हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, कोई सम एंगल बना देते हैं, ये ऐसे, यूँ कुछ एंगल बन जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों रेज़ मीट ही नहीं कर रही आपस में, तो कोई एंगल नहीं बन रहा। इसलिए हम जब कोई एंगल ना बने और वो आपस में रेज़ इंटरसेक्ट ना करें, कॉमन पॉइंट ना बनाएँ, तो वो पैरेलल होती हैं। जैसे कि ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ये कहीं भी जितना आगे इसको ले जाएँ, ट्रेस करें, इसको वापस ले जाएँ बैकवर्ड की तरफ, ये आपस में मीट नहीं करेंगी। तो ऐसी जो लाइन्स होती हैं, इनको पैरेलल लाइन्स कहते हैं। अगर फोर्सेज़ इन्हीं लाइन पे एक्ट कर रही हों, तो उनको पैरेलल फोर्सेज़ कहा जाता है। ये है कांसेप्ट पैरेलल फोर्सेज़ का, एंगल का। अब बचे हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं।
डिफाइन पैरेलल फोर्सेज, राइट इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन। अक्सर इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मैंने इसको इस अंदाज में लिखा है कि आप अगर, क्योंकि आजकल जो पेपर बुक चेंज हो चुकी है, वो किसी भी स्टाइल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि क्या इसको इस बात का पता भी है या नहीं। तो मैंने ये लिखा है डिफाइन पैरेलल फोर्सेज, राइट इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन। लॉन्ग क्वेश्चन की तरह बना दिया है, अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने इसको समझ लेना। तो पैरेलल फोर्सेज क्या होती है? सच फोर्सेज विच एक्ट्स पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेज। इसकी दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स। ये नोट्स बनाने का अंदाज देखें, लाइक पैरेलल फोर्सेज, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। अब हम लाइक पैरेलल फोर्सेज को देखते हैं क्या होती है। लाइक पैरेलल फोर्सेज बच्चे, जैसे अभी आप पिछली डिस्कशन से आपको समझ आ गई होगी, लाइक कहते हैं सेम को। ऐसी फोर्सेज जो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हूँ, जैसे हमने ये दो मार्कर रखे और ये दोनों लाइन पे फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे कि ये लाइक पैरेलल फोर्सेज है और इनके बीच में एंगल ज़ीरो है। बच्चे ये भी पैरेलल फोर्सेज हैं, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इनको कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। बस एक ही डेफिनेशन को आपने चेंज करना है। यही मेरी नोट्स में आप ये सीखेंगे कि एटलीस्ट आपको आई थिंक एक डेफिनेशन करनी पड़ेगी और दूसरी उसके रेलिवेंट जो होगी वो थोड़ी सी चेंज करने से, पहली वाली डेफिनेशन को चेंज करने से दूसरी भी याद हो जाएगी। तो इससे इजी स्टडी आसान बहुत हो जाती है। आपने इस चीज़ को फोकस करना है, इसको सीखना है खुद से, ताकि जब आप खुद भी पढ़ें तो उसको सही तरीके से टॉपिक को डिवाइड करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। तो इस तरह आपकी स्टडी आसान हो जाती है। आप कभी भी अपने आप पे बर्डन ना डाला करें स्टडी का, उसको आसान करें और वो ट्रिक्स सीखें कि कैसे आसान किया जा सकता है। तो लाइक पैरेलल फोर्सेज में हमने क्या सीखा कि ऐसी फोर्सेज द फोर्सेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। ऐसी फोर्सेज होती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेज, जहाँ से आप देख सकते हैं such forces which are parallel to each other and have same direction are called like parallel forces। लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेज को कैसे डिफाइन करेंगे? बस सेम की जगह अपोजिट आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज बन जाएगी। इस चीज़ में हम ये भी लिख सकते हैं कि दे हैव द एंगल बिटवीन पैरेलल फोर्सेज इज ज़ीरो। द एंगल बिटवीन like parallel forces, like parallel forces is 0 डिग्री। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये एक फोर्स मैंने F1 अप्लाई की इस डायरेक्शन में और दूसरी फोर्स F2 अप्लाई की इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट चलते हैं कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है। ये आपके नोट्स के लिए है, आपने इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल तो होती हैं बट हैव अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी सबको समझा दिया, मार्कर की ये डायरेक्शन ऐसे करके रख देते हैं, यूँ, ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे जी, एंटी पैरेलल, और इसमें 180 डिग्री बनता है। नेक्स्ट, हम इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको मैंने नाम दे दिया एक्सप्लेनेशन का। ये इस दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके बताना है। हमने एक रिजिड बॉडी को कंसीडर किया, आगे जाके अगले टॉपिक में इंशाल्लाह आपको बताएंगे रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड मीन सख्त बॉडी, जिसको फोर्स जिस पे अप्लाई करें तो उसके पार्टिकल में चेंज ना आए। बाकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह बाद में करेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है। आज के इस टॉपिक में बस आपने एक रिजिड बॉडी बनानी है साइड पे। जब भी एक्सप्लेनेशन करनी है तो आपने एक्सप्लेनेशन के सामने पहले फिगर बना लेनी है और फिर आपने ऐसे स्टार्ट कर देना है इसको एक्सप्लेन करना। तो अब रिजिड बॉडी क्या है, ये कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में हमने कंसीडर किया कि कंसीडर अ रिजिड बॉडी एट विच consider a rigid body at which three forces are acting as shown in figure। जो एक्सप्लेनेशन खुद से बनाया करें। कैसे? जब भी आपने फिगर बनानी है तो आपने उस फिगर को बनाते हुए थोड़ा सोच के जाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो क्या कर रहे हो वही आपका सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? हम ये वाली शेप बनाएंगे ऐसे, तो ये किसकी शेप है? रिजिड बॉडी की। तो मैं यही कहूँगा ना, कंसीडर अ रिजिड बॉडी। अच्छा, बन गई। फिर क्या किया मैंने इसके ऊपर तीन फोर्सेस को शो किया है, तो फिर यही कहूँगा कि कंसीडर अ रिजिड बॉडी एट विच थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग।
सबसे मुश्किल काम बच्चे को ये एक्सप्लेनेशन लगता है। तो मैं समझता हूँ सबसे ईज़ी काम तो यही है। जिस बच्चे को फ़िगर बनानी आती है, समझ के बना देता है, उसकी तो एक्सप्लेनेशन हो गई है, उसी के तो कॉन्सेप्ट हैं। और मेरा मेजर फ़ोकस बच्चे आपको ट्रिक्स समझाना है कि आपने स्टडी को आसान कैसे करना है। ट्रेडिशनल रवायती तरीके जो हैं उसको छोड़ दें, समझने की कोशिश करें कि मैंने ये रिजिड बॉडी बनाई है और इसमें क्या हो रहा है जी, विज़न लें। आप तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, अब 9th-10th क्लास में आ चुके हैं, इतने साल से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा भी नहीं है कि मैंने पढ़ना कैसे है, क्या करना है। ऐसे ही बुक खोली और किसी का देखा हुआ लिखा हुआ देखा और बस जी आ गए। ऐसा नहीं करना बच्चे, आप जाग जाएँ, समझ जाएँ इन चीज़ों को। तो रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो कंसीडर अ रिजिड बॉडी एट व्हिच 3 फोर्सेस आर एक्टिंग। यस, कौन सी फोर्सेस हैं भाई? मैंने F1 लिखा, इसको F2 लिखा, इसको F3। अच्छा, इन तीनों में कोई डिफरेंस भी है? ये मैं चाहता हूँ आप इस तरह सोचा करें। तो आप इस स्टडी एक दफ़ा पढ़ने से, फिगर को देखने से सारी स्टडी हो जानी है कि मैं मुझे ये टॉपिक आता है। Here F1 F2 forces are acting in the same direction. Yes, ये फोर्स और F2 फोर्स 1 और 2 देखें बच्चे सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। इसका मतलब है ये पैरेलल फोर्सेज हैं। और कौन सी? लाइक पैरेलल फोर्सेज। तो यही कॉन्सेप्ट समझाना था कि लाइक और अनलाइक क्या होती हैं। ओके, नेक्स्ट। और जो F3 फोर्स है, डायरेक्शन देयरफॉर दीज आर लाइक पैरेलल फोर्सेस, बट F3 फोर्स इज अपोजिट टू F1 एंड F2 इज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसका मतलब है F3 जो फोर्स है वो इन F1 F2 के अपोजिट है। तो फिर ये इनका दोनों का F1 F2 का F3 के साथ क्या रिलेशन हो गया बच्चे? अपोजिट है। तो इसलिए इनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आज का हमारा मेजर फोकस था कि इनका ये कैसे डिफर करती हैं। तो चेक करें बच्चे, जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। लेट्स सपोज एक फोर्स ये F1 है और ये F2 है, और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। और ये वाले कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? ये वाले कॉन्सेप्ट इस तरह बच्चे, एक एक लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। आपने शीशा देखा होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है शीशा। उस पे आपने क्या होता है बच्चे, एक वेज होता है और वेज के ऊपर एक, अगर छोटा बच्चा इधर बैठा और दूसरा इधर है, तो इसकी फोर्स देखे बच्चे इस डायरेक्शन में है और इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में है, F1 F2। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इंशाल्लाह बाद में इसका कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो ये फोर्सेस आपस में F1 F2 अपोजिट हैं। तो ये आप अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें देखते हैं, ये काम हो रहा है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसके कॉन्सेप्ट वैलिड हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में देखेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर बाद में होगा और वो हमारा टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉन एज टॉर्क। टॉर्क क्या है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।